नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं परसाई जी कृत रानी नागफनी की चौथी कड़ी। जलना विरह में और बहलाना मन तरह तरह से। अब नागफनी अपने महल में और अस्तभान अपने महल में दोनों विरह की ज्वाला में जल रहे थे। नागफनी को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते खेलते बात करते चलते फिरते गाते रोते कपड़े पहनते मेकअप करते दांत घिसते नहाते नाखून काटते अस्तभान की याद सताती। करेला मुखी आठों पहर उसके पास बैठी रहती और धैर्य बंधाती। राजकुमारी, धीरज धरो, हर काम समय आने पर ही होता है। प्रेम में विरह जरूरी है, विरह से प्रेम पकता है। नागफनी बड़ी विकल थी। उसने कहा, सखी, कैसे धीरज धरूं? मेरे रोम रोम में आग फूकती है। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, ऐसे अवसर पर तुम्हें विरह के गीत गाने चाहिए। अपने महल के सामने की सड़क पर 4-4 पैसे में विरह के गानों की पुस्तक बिकती है। विरहिणी इन्हें गाती हैं, जिनसे उनका दुख हल्का होता है। इतना कहकर करेला मुखी उठी और तुरंत सड़क पार से 4 पैसे की एक एक आने की पुस्तक खरीद लाई, जिसमें 11 विरह गीत लिखे थे। उसने राजकुमारी को इन गीतों की धुन बताई और थोड़ी ही देर में वो उन्हें अच्छी तरह गाने लगी। गीत गाते गाते नागफनी कराहने लगी। करेला मुखी घबरा कर उसके पास आई। राजकुमारी के शरीर से गर्म लपट सी उठती दिखाई दी। उसने शरीर पर हाथ रखा तो उसका हाथ जल गया। नागफनी कराह उठी, सखी, मेरे शरीर में आग लगी है। विरह के गानों से ताप और बढ़ गया है। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा विरह बहुत बढ़ गया है। मैं कमरे में कूलर लगा देती हूं, इससे कुछ शांति मिलेगी। कूलर लगाने से नागफनी को कुछ चैन मिला। उसने कहा, सखी, प्राचीन काल में कूलर नहीं थे तो विरहिणियों को बड़ी तकलीफ होती होगी। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, उन बेचारियों का हाल मत पूछो। अब तो विरह में वैसी हालत होती नहीं है। कवियों ने उनके बारे में जो लिखा है, उससे उनकी हालत का अनुमान होता है। विरहिणी का शरीर तवे सा तप जाता था और उसकी सखी गुलाब जल छिड़कती थी तो छन्न की आवाज होती थी। जिस मोहल्ले में एक विरहिणी होती, उसमें ईंधन के बिना भी रोटी सिक जाती। स्त्रियां रोटी बेलकर विरहिणी के हाथ पर रखती जाती और वो सिकती जाती। जिस मोहल्ले में एक विरहिणी होती, उसमें 12 महीने ग्रीष्म ऋतु रहती थी। हे राजकुमारी, विरह से सूख कर स्त्री इतनी हल्की हो जाती है कि जब सांस भीतर लेती तो 4-6 हाथ पीछे उछल जाती और जब सांस छोड़ती तो 4-6 हाथ आगे उछलती। कोई तो इतनी सूख जाती कि जब मौत उसे लेने आती तो उसे भी नहीं दिखती थी। देवी, उनकी तुलना में तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। नागफनी ने कहा, सखी, तन का ताप तो कूलर से कुछ कम हो जाता है, पर मन के ताप का क्या करूं? करेला मुखी ने समझाया, कुमारी, नगर सेठ का लड़का उड़ाऊ मल कई बार तुमसे मिलने का प्रयत्न कर चुका है। तुम उससे मिलो, उससे मिलने से तुम्हारा जी बहल जाएगा। नागफनी बोली, नहीं सखी, मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं राजकुमार को धोखा नहीं दूंगी। करेला मुखी ने समझाया, देवी, ये धोखा नहीं है, तुम्हें उनके लिए जीवित रहना है। यदि तुम्हारे जीवित रहने में उड़ाऊ मल से सहायता मिलती है तो उसमें कोई अनीति नहीं है। तुम अपने सुख के लिए नहीं बल्कि राजकुमार के सुख के लिए उड़ाऊ मल से मन बहलाओ। नागफनी कभी कभी उड़ाऊ मल से मिलने लगी, जिससे दुख कम होने लगता। पर जब उड़ाऊ मल उससे दूर हो जाता, तब उसका दुख पूर्ववत बढ़ जाता। इधर अस्तभान की हालत और भी खराब थी। उससे ना खाना खाया जाता ना पानी पिया जाता। आठों पहर तड़पता रहता। राजा भयभीत सिंह राजकुमार का यह हाल देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने पुत्र का मन बहलाने के लिए नृत्य और संगीत का प्रबंध किया। उसे हंसाने के लिए एक विदूषक नियुक्त किया, गाना सुनाने के लिए एक गायक और कविता सुनाने के लिए एक कवि। पर कुमार का दुख इतना गहरा था कि उसमें ये सब डूबने लगे।
विदूषक उसे हंसाने के लिए आया और तरह तरह का मस्खरापन करने लगा। कुमार ने क्रोध में आकर उसे 2 चांटे जड़ दिए। थोड़ी देर बाद महाराज पुत्र की हालत देखने आए। उन्होंने देखा कि जिस विदूषक को उन्होंने हंसाने के लिए भेजा था वो खुद रो रहा है। संध्या समय राजा ने एक गायक भेजा। उसे देखकर अस्तभान हैरत में आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और बाहर निकली थीं और ओंठ कानों तक फटे थे। वो तंबूरा गोदी में रखकर एक आसन पर बैठ गया। अस्तभान बड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर मुफतलाल से कहने लगा, सखा, ये कैसा विचित्र आदमी है। इसका मुंह तो कान से जा लगा है। इतने चौड़े मुंह का आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। मुफतलाल ने समझाया, कुमार, ये गायक है। इसे पूरे जोर के साथ रात रात भर आलाप भरना पड़ता है। आलाप की सुविधा के लिए ही इसने ऑपरेशन के द्वारा अपना मुंह कान तक फड़वा लिया है। अभी आप इसकी कला देखेंगे। अस्तभान संभल कर बैठ गया। गायक ने गाना शुरू किया। पहले तो अस्तभान को डर लगा, पर थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। गायक गाता रहा। मुफतलाल संगीत समझता था। वो दाद देता रहा। गाते गाते गायक को खांसी आई। बड़ी देर तक वो खांसता रहा और फिर गाने लगा। मुफतलाल ने कहा, वाह वाह, कमाल है उस्ताद, आप तो खांसते भी राग विहाग में हैं। गायक ने शाम को पा कहना शुरू किया। रात भर वो तरह तरह से पा 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 गाता रहा और सवेरे उसने नी कहा। मुफतलाल चमत्कृत हो गया। उसने अस्तभान से कहा, कुमार, कितना खतरा झेलकर कला की साधना की जाती है। इस संगीत सम्राट को अगर प्यास लगी हो तो शाम को पा कहेंगे और सवेरे नी, पा नी कहने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। इतने में प्राण भी निकल सकते हैं। वाह वाह, तलवार की धार पर चलते हैं। अस्तभान तो सारी रात बेहोश रहा था, पर उसने मुफतलाल की रुचि का आदर करने के लिए गायक को बहुत सा धन देकर विदा किया। दूसरे दिन एक कवि अस्तभान का मन बहलाने के लिए भेजा गया। उसका रूप बड़ा विचित्र था। उसके बाल बड़े और रूखे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो मिर्जई और पैंट पहने था, गले में टाई भी बांधे था। उसके सिर से कफन बंधा था और पीछे 2 आदमी सलीब लेकर चलते थे। वो आकर बैठ गया। अस्तभान उसे देखकर डरा। मुफतलाल ने धीरे से कान में कहा, ये एक बहुत बड़े कवि हैं। अस्तभान संभल गया, बोला, क्या आप कवि हैं? उत्तर मिला, हाँ। क्या आपको दिखता नहीं हूं? मेरी वेशभूषा से, मेरी मुखाकृति से क्या मेरी काव्य प्रतिभा प्रकट नहीं होती? मुफतलाल बीच में बोल उठा, कवीश्वर, कुमार ने सहज कौतूहलवश प्रश्न किया था। यदि आप बुरा ना माने तो बताएं कि आपकी इस विशेष वेशभूषा का क्या अर्थ है? कवि जी बोले, देखिए, मैं ना नहाता हूं, ना दाढ़ी बनाता हूं, ना बाल काटता हूं। मैं स्वच्छता को पतनशील प्रवृत्ति मानता हूं। युग अगर सफाई पर जोर देता है तो हम गंदे रहकर युग के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। हम विद्रोही हैं। हम हमें हमें सब पर क्रोध है। अस्तभान ने पूछा, सब पर आप क्रोधित क्यों हैं कविवर? कवि ने कहा, सब बुरे हैं। इस समाज पर, इस सरकार पर, प्रजातंत्र पर, प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर, किसी पर हमारी आस्था नहीं है। ये सब व्यक्ति का नाश करते हैं। हम बीए फेल होने के बाद प्रोफेसर बनना चाहते थे। हमें प्रोफेसर नहीं बनाया गया तो हमें मानवीय संस्थाओं से घृणा हो गई। हमें मनुष्य में विश्वास नहीं रहा। हमें किसी आदमी से कोई मतलब नहीं। मुफतलाल ने पूछा, पर कविराज, अगर आपके पिता भी आपकी तरह सोचते तो आप बचपन में ही मर जाते। कवि ने क्रोध से कहा, बाप का नाम क्यों लेते हो? बाप बेटे का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम परंपरा में विश्वास नहीं करते। अस्तभान ने कहा, कविराज, आप मिर्जई पर टाई बांधे हैं और पैंट पहने हैं, इसका क्या अर्थ है? कवि बोले, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये कि हम अंतरराष्ट्रीय हैं। दूसरी बात ये कि समाज की कोई रीति नीति हम नहीं मानते। दोनों मित्र विद्रोही कवि को आश्चर्य से देख रहे थे। कवि ने जेब से एक विचित्र घड़ी निकाली और देखकर कहा, हमें यहां आए 387 क्षण हो गए हैं, पर अभी तक आपने हमसे कविता सुनाने को नहीं कहा। अस्तभान ने कहा,
कविवर, आप समय का हिसाब क्षणों में रखते हैं? कवि ने कहा, हाँ, हमारी घड़ी घंटा और मिनट नहीं बताती, क्षण बताती है। हम क्षण में जीते हैं। हर क्षण अलग है। जो काल को अनंत और सतत प्रगतिशील मानते हैं, वे व्यर्थ ही पिसते हैं। वे पीठ पर युगों का बोझ लादे रहते हैं और आगे ना जाने कहां देखते हैं। हम केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं और इस क्षण से पिछले क्षण का कोई संबंध नहीं है और ना आगे आने वाले से होगा। हर क्षण का अनुभव स्वतंत्र है। यह सुनकर मफतलाल ने कहा, ऐसा कैसे होता होगा कविराज? पिछले क्षण आपने जो बका, उससे हमें इस क्षण गुस्सा आ जाए और हम आपको चांटा मार दें तो अगले क्षण आपको दर्द तो होगा। इस तरह क्षणों के अनुभव संबद्ध हो गए। दुर्बल कवि ने तगड़े मुफतलाल को देखा और कहा, आपका तर्क असंगत है, पर उदाहरण चांटा मारना बड़ा सशक्त है। इसलिए मैं इस विषय में आगे बात नहीं करना चाहता। इतना ही कहता हूं कि क्षण में जीने वाला सब जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है। कविता सुनाऊं? अस्तबहान ने रोका, ठहरिए, आपने ये तो बताया नहीं कि आप कफन क्यों लपेटे हैं और सलीब को क्यों साथ रखते हैं। कवि ने समझाया, हम मरे हुए लोग हैं। हमारी आस्था गई, हमारे विश्वास गए, हमारे आदर्श गए, इसलिए हम सलीब रखते हैं। जिस क्षण हमारा मन चाहेगा हम सलीब पर टंग जाएंगे और हमारा कफन हम पर डाल दिया जाएगा। मुफतलाल ने पूछा, आपके माँ बाप भाई बहन नहीं है? कवि बोला, हैं, पर हमारा कोई नहीं। हम अकेले निपट निसंग हैं। दुनिया में हर आदमी अकेला है। अस्तबहान ने पूछा, आप कुछ काम करते हैं? नहीं, कवि ने जोर देकर कहा, काम क्यों करें? कुछ करने का दंभ मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल निश्चेष्ट होकर अपने को बहाव में छोड़ दो। मनुष्य नियति का दास है, नियति ही उसे चलाती है। मुफतलाल के मुंह से निकल पड़ा, यह सब पागलपन है। कवि ने क्रोध से जवाब दिया, इसे आप पागलपन कहते हैं? हमारे पास इसका ठोस दर्शन है। मुफतलाल ने कहा, मगर पागलपन का दर्शन निर्मित करने की क्या जरूरत है? कवि बोला, पागलपन को गर्वपूर्वक वहन करना है तो उसे किसी दर्शन का आधार अवश्य चाहिए। अच्छा, अब कविता सुनिए। कौआ, केंचुआ, व्हेल और मैं स्याह काले आकाश का शोक वस्त्र पहने अंधेरे मौसम की सुबह है और कांव कांव करते काले कौए मेरे आर पार निकल जाते हैं, लेकिन एक बेहद काला और बूढ़ा कौआ मुझ में कहीं फंसा रह गया है। डरता हूं वो मेरी आत्मा में कहीं घोंसला ना बनाए, कहीं अंडे ना दे। अब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि उस बूढ़े कौवे को अपने बाहर निकाल सकूं। आह, मैं इस कदर गया गुजरा और दुबला कि अपने कंधे पर रखे अपने ही सलीब का बोझ ढो नहीं सकता। आह, ये सलीब मुझ में घुसा जा रहा है। नहीं, ये तो कांटा है जो मुझ में घुसा हुआ है और मैं अपने ही आंसुओं के डबरे में डूबा हुआ केंचुआ हूं। मुझे अपने ही शरीर से घिन आती है। हाय मेरी नियति, मैं महज छोटी दुबली मछलियों का चारा हूं। काश ये डबरा समुद्र होता और ये छोटी मछलियां कोई व्हेल मछली होती, तो क्या मैं गौरवान्वित ना होता? कविता सुनकर अस्तभान दीवार पर सर मारने लगा। ये देख कवि बोला, कुमार, मुझे प्रसन्नता है कि मेरी कविता ने आपको प्रभावित किया। यदि आप गलत काव्य संस्कारों से ग्रस्त ना होते तो अभी तक मेरी सलीब पर चढ़ जाते। अच्छा, अब मैं जाता हूं। अस्तभान ने उसे कुछ अशर्फियां दी और कहा, आप एकदम यहां से चले जाइए और शाम तक इस शहर के बाहर भी हो जाइएगा। कल यहां दिखे तो अच्छा ना होगा। कवि ने कहा, हमारा क्या है, जैसे यहां वैसे वहां, अभी चले जाते हैं। पर आपने मेरे इन सलीब ढोने वालों को कुछ नहीं दिया। अस्तबहान ने उन्हें भी एक एक अशर्फी दी और कवि अपना सामान लेकर चले गए। इधर अस्तबहान अपने सूजे हुए कपाल पर लेप लगवाने लगा। एक दिन मुफतलाल ने कहा, कुमार, एक बड़ी भूल हो गई। ना आपने अपने पास राजकुमारी का चित्र रखा और ना उन्हें अपना चित्र दिया। प्रेम में ऐसी भूल का बुरा परिणाम हो सकता है।
अस्तभान ने कहा, क्यों? जब हृदय में उसकी तस्वीर टांगे हैं तो चित्र की क्या जरूरत? मुफतलाल ने समझाया, कुमार आप समझते नहीं हैं। चित्र आदमी से अच्छे बनने लगे हैं। वास्तव में जैसी सूरत है उससे अच्छी सूरत चित्र में बनती है। इसलिए प्रेमी प्रेमिका प्रथम मिलन में ही चित्रों का आदान प्रदान करने की जल्दी करते हैं। चित्र पास में रखने में बड़ी सुरक्षा है। यदि प्रेमी या प्रेमिका की वास्तविक शक्ल की कल्पना करने से अरुचि उत्पन्न होने लगे तो प्रेमी तुरंत चित्र देख लेता है, जिससे उसका मन फिर लग जाता है। अस्तबहन ने कहा, हाँ, भूल तो हो गई, पर नागफनी का चित्र अब मुझे कैसे मिलेगा? मुफतलाल ने कहा, चित्र मिलना तो अब असंभव है, क्योंकि भेड़ाघाट से लौटने के बाद से राजा राखड़ सिंह ने राजकुमारी पर बड़ा कड़ा पहरा लगाकर रखा है। एक रास्ता है, किसी चित्रकार से राजकुमारी का चित्र बनवाकर आप अपने कमरे में टांगे। मैं एक दो कलाकारों को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। मुफतलाल थोड़ी देर बाद दो कलाकारों को लेकर आया। अस्तभान ने उनसे कहा, मुझे अपनी प्रेमिका राजकुमारी नागफनी का चित्र बनवाना है। आप लोगों ने नागफनी को अवश्य देखा होगा, उसके चित्र भी बनाए होंगे। कुछ पहले तक कोई भी कलाकार जब तक नागफनी का चित्र नहीं बना लेता था तब तक अपने को अधूरा समझता था। मैं चाहता हूं कि आप दोनों उसका एक एक चित्र बनाएं। मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुनते ही वे कलाकार रंग, कागज और ब्रश लेकर अलग अलग कमरों में बैठ गए और चित्र बनाने लगे। चित्र पूरे होने पर वे अस्तभान के पास आए। अस्तभान ने पहला चित्र देखा। यह क्लासिकल शैली का चित्र था। उसने कहा, कलाकार जी, ये तो नागफनी नहीं है। कैसी लंबी आंखें हैं, सुई की नोक सी नाक और ये डोरे जैसी गर्दन। मैंने तो किसी स्त्री के ऐसे अंग नहीं देखे। चित्रकार समझाने लगा, कुमार, हमारे काव्याचार्यों और कवियों ने कई सौ साल इसी खोज में लगाए हैं कि स्त्री के मुख, आंख, ओंठ, कमर कैसे होने चाहिए। वे डॉक्टरों की तरह सैकड़ों सालों तक हजारों स्त्रियों के शरीरों की जांच करते रहे और यह तय किया कि सुंदरी की आंखें मछली या खंजर की तरह होनी चाहिए, नाक तोते की चोंच की तरह, ओंठ बिंब फल की तरह, गर्दन सुराही की तरह, टांगे केले के पीढ़ की तरह। कई कवियों ने 400-500 वर्षों की मेहनत के बाद ऐसी स्त्री खोज निकाली थी जिसके कमर ही नहीं होती। पर इस बीच यूरोप वालों ने खुर्दबीन का आविष्कार कर लिया। जब खुर्दबीन से देखा तो उसकी कमर दिख गई। विज्ञान ने शायरी का मजा किरकिरा कर दिया। नाक की क्या कहूं? क्या आपको उस नायक का किस्सा नहीं मालूम जो सवेरे उठकर अपनी नायिका की नाक में भीगे हुए चने ठूसने लगा था? वो समझा ये तोते की चोंच है। गर्दन ऐसी पतली होती थी कि जब नायिका पान खाती थी तो पान का पीक गले से उतरता हुआ दिखता था। और कोमलता की क्या बात है, सुंदरी को गुलाब की पंखुड़ी की खरोंच लग जाती है। अब सोचिए, नायक के लिए ऐसी स्त्री का भोग करना कितना कठिन होता होगा। वो तमाम उम्र उसे देखते हुए गुजार देता था, छूने से तो उसी क्षण ढेर हो जाती। एक नायक ने सपने में नायिका का चुंबन ले लिया था। सुबह जब देखा तो बेचारी के ओंठ नीले पड़ गए थे। कई घरों में दीपक नहीं जलता था, सुंदरी के रूप से ही उजाला हो जाता था। हम ऐसा सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में पढ़े हैं, इसलिए हमने ये अंग प्रत्यंग बनाए हैं। अस्तभान कलाकार के मुख की ओर बड़ी देर तक देखता रहा। फिर उसने सोचा कि यदि मैं इस चित्र को बुरा कहूंगा तो ये कलाकार मुझे गंवार समझेगा। उसने चित्र की बड़ी तारीफ की और कलाकार को बहुत सी अशर्फियां देकर विदा किया। अब दूसरा कलाकार अपना चित्र लेकर आया। उसे देखकर अस्तभान हैरत में आ गया। बड़ी देर तक उसे उलट पुलट कर देखने के बाद बोला, ये क्या है? चित्र है कुमार। कलाकार अविचलित भाव से बोला। वो अपनी कलाकृति के बारे में आश्वस्त था। चित्र? किसका चित्र? राजकुमारी नागफनी का। तुम इसे चित्र कहते हो? ये तो गिचपिच है, नागफनी कहाँ है इसमें? कलाकार को राजकुमार के हीन संस्कारों पर तरस आया। उसने कहा, कुमार, ये सबसे आधुनिक शैली में रचा गया चित्र है। इसमें आप राजकुमारी का शरीर क्यों देखना चाहते हैं? वो इसमें नहीं मिलेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट चित्र है। राजकुमारी क्या है? एक आइडिया। उसी आइडिया को मैंने आकार दिया है। अस्तभान बड़े कौतूहल से चित्र को देखता रहा। एकाएक पूछ बैठा, लेकिन इसे बनाया कैसे है? कलाकार ने कहा,
ऐसे चित्र निर्माण की पद्धति एक रहस्य है जो हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए, पर आप राजपुरुष हैं इसलिए बता देता हूं। इस चित्र निर्माण की शैली बड़ी कठिन है। एक बड़े चींटे को रंग की कटोरी में डालते हैं, फिर उसे निकालकर कागज पर रख देते हैं। वो धीरे धीरे चलता है और जैसे जैसे उसके पैरों के निशान बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम रंग भरते जाते हैं। ये बहुत कठिन कार्य है। ध्यान रखना पड़ता है कि चींटा मर न जाए। एक चींटा मरने पर उसके स्थान पर दूसरा रखना पड़ता है। किसी किसी चित्र के बनाने में तो 3-4 चींटे मारे जाते हैं। ऐसे चित्र को समझने के लिए खास बौद्धिक स्तर और सही कला संस्कार की आवश्यकता है। इस धमकी के सामने अस्तभान टिक नहीं सका। उसने स्वीकार किया कि चित्र बहुत अच्छा है। उसने इस कलाकार को भी बहुत सी अशर्फियां देकर विदा किया। मुफतलाल ने दोनों चित्र मढ़वाकर अस्तभान के कमरे की दीवार पर टांग दिए। मैं पाठकों को यह बताना चाहूंगा कि ये दोनों चित्र अस्तभान के पौत्र के पास से एक अमेरिकी संग्राहक ने $10 लाख में खरीद लिए। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड रानी नागफनी की अगली कड़ी के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।